पेटीएम की ग्रोथ के बारे में और इसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। Coming in, the central bank RBI has stopped Paytm Bank from getting new customers. Alibaba Group's affiliate Antfin is set to exit Paytm. This week, India's central bank gave Paytm. Guys, I'm Himanshu and you are watching Quasta. In this video, we talking about Paytm कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी और इसकी ग्रोथ कंट्रोवर्सी के बाद कैसे रुक गई, इसकी सबसे बड़ी गलतियां की थी, इसके सबसे बड़े एफर्ट्स क्या थे कि इतनी बड़ी कंपनी बनी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी फंसी और इसकी ग्रोथ टोटली रुक गई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या थॉट्स थी कि पेटीएम के पीछे कौन सी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट लगी कि पेटीएम की ग्रोथ टोटली रुक गई। पेटीएम इंडिया का एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म था जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का तरीका ही बदल दिया। पेटीएम ने इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया डिजिटल पेमेंट से, यानी कि इंडिया जो अब तक बैंक के पीछे जा रहे थे, बैंक के पीछे लग के लंबे लंबे लाइन से अपना पेमेंट कर रहे थे या कैश में कर रहे थे, वहीं पेटीएम ने इंट्रोड्यूस कराया उन्हें कि वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन यानी कि डिजिटली कर सकते हैं। और यही से शुरुआत हुई पेटीएम की शुरुआत विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी। बेसिकली इसका शुरुआत स्टार्टिंग में छोटे छोटे पेमेंट के लिए, रिचार्ज के लिए की जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे पेटीएम ने अपनी और भी सारे बिजनेसेस को एक्सपेंड किया इन इंडिया। पेटीएम की शुरुआत में उसका मेन फोकस था कि वो छोटे रिचार्ज करेगा, छोटे बिल्स का भुगतान करेगा ऑनलाइन में। पेटीएम को एक बड़ा बूस्ट तब मिला जब अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया और इसी के साथ पेटीएम की ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ गई इन इंडिया। अलीबाबा ग्रुप ने ये देखा कि पेटीएम की एक ऐसा लीडर है जो पूरे इंडिया पे एक लीडरशिप बना सकता है इन यूपीआई ट्रांजैक्शन, तो उसने पेटीएम को एक लीडर समझ के अब उसने पेटीएम में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट पेटीएम को अब बहुत ज्यादा जरूरी लगते थे, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरी थी। इन्वेस्टमेंट के बाद पेटीएम ने और सारे अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड किया अपने हाई लेवल पे, जिससे और भी ज्यादा यूजर्स कस्टमर अट्रैक्ट हुए। पेटीएम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब गवर्नमेंट ने 2016 में करेंसी को डीमोनेटाइज कर दिया और यही था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब पेटीएम की ग्रोथ पेटीएम की नॉर्मल ग्रोथ से 200x ज्यादा तक ग्रोथ हो गई, यानी उसके ट्रांजैक्शन से लेके उसके यूजर्स कस्टमर हर चीज में एक 200% की ग्रोथ देखने को मिली। गवर्नमेंट ने करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया, न तो दुकानदार उस चीज को करेंसी को ले रहे थे, वो सिर्फ बैंक में जमा हो रहा था। पेटीएम ने इंट्रोड्यूस कराया अपने लोगों से कि वो इस चीज को यूज करें, वहां पे उनको रिवॉर्ड मिलेगा और उस कूपन मिलेगा जहां से उनको बहुत ज्यादा फायदे हो सकते थे। और यहीं पे लोगों ने देखा कि अब अपने बैंक के थ्रू अब उस पेटीएम को यूज करने लगे थे, जहां पे वो छोटे छोटे पेमेंट के साथ यूज कर रहे थे और इसी के साथ उसके बिजनेस बहुत बड़ा जबरदस्त उछाल देखने को मिला और पेटीएम एक बहुत बड़ी लीडरशिप कंपनी बन गई इन इंडिया। 2017 में पेटीएम ने अपनी पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च की, जिसके चलते वो और भी ज्यादा अब डिजिटली बैंक बनता जा रहा था, यानी कि जो पेटीएम जो सिर्फ बिल एंड रिचार्ज पे करने के लिए यूज होता था, अब वो धीरे धीरे एक बैंक बनता जा रहा था, जहां पे लोग अपनी सेविंग्स को सेव कर सकते थे और अच्छे जैसे आप नॉर्मल बैंक में पैसे सेव कर सकते थे वैसे ही आप पेटीएम पेमेंट बैंक में भी पैसे सेव कर सकते थे। इसको अब एक ईयरली वाइज समझते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे स्टार्ट हुई और इसकी ग्रोथ कैसे पूरी डाउन हो गई। साल 2010 और पेटीएम ने लॉन्च की अपनी पेटीएम वॉलेट, जहां पे आप अपनी मनी स्टोर कर सकते थे और बिना कैश के ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते थे। और पेटीएम का सबसे बड़ा स्टेप था पेटीएम वॉलेट लॉन्च करना, जहां पे आप अपनी थोड़े से मनी को उसमें स्टोर कर सकते थे और बिना कैश के उसको यूज कर सकते थे। यहां से शुरुआत हुई पेटीएम की ग्रोथ की और पेटीएम कैसे इतनी बड़ी बनती गई, चलिए अब इस चीज को जानते हैं। 2010 में उसने लॉन्च की अपनी पेटीएम वॉलेट, जिसे हम पेटीएम वॉलेट के नाम से जानते थे। जैसे हम अपने नॉर्मल से वॉलेट में पैसे स्टोर करते हैं वैसे ही हम डिजिटली उसमें पैसे स्टोर कर सकते थे। साल 2014 और अलीबाबा ग्रुप ने ये देखा कि पेटीएम अब इंडिया में एक अच्छा लीडरशिप बना सकता है इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली, जहां पे उन्होंने ये फोकस किया कि पेटीएम वन ऑफ द ऐसा लीडर है जो डिजिटली पेमेंट के थ्रू इंडिया के यूजर्स एंड कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल के साथ ये बिजनेस बनाने वाला है कुछ सालों में। तो अलीबाबा ने इस इन्वेस्टमेंट किया और इसी के साथ पेटीएम को एक हाई बूस्ट मिला और पेटीएम ने और भी ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। 2016 जब गवर्नमेंट ने करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया, भी दुकानदार इस पेमेंट को ले नहीं रहा था, वहीं पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया डिजिटली पेमेंट का, जहां पे उन्होंने यूजर और कस्टमर को अट्रैक्ट किया अपने कूपन रिवॉर्ड के साथ, कैशबैक के साथ, कि वो इस चीज को यूज करेंगे तो उसमें उनको कैशबैक्स मिलेगा। यहां तक कि आप जान सकते हैं कि आप पेटीएम पे आप कितना भी रिचार्ज कर दो या पेमेंट कर दो, आपको कोई रिवॉर्ड या कुछ भी नहीं मिलता है। पर प्रेजेंट टाइम में कस्टमर और यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर यूजर बनाने के लिए उसने कैशबैक का मोड किया, जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ और लोगों ने इसको रीच आउट भी किया।
जिसके चलते करेंसी डिमोनेटाइज के चलते पेटीएम की बहुत बड़ी जबरदस्त उछाल देखने को मिली। उसकी नॉर्मल ग्रोथ से अब वो 200% की ग्रोथ पे जा रहा था, यानी कि उसे 200% की ग्रोथ एक्स प्रॉफिट मिले, जहां पे उसके यूजर से लेकर ट्रांजैक्शन हर चीज में एक ग्रोथ देखने को मिली। साल 2017 जहां से पेटीएम ने अपनी पहली स्टेप चालू की कि वो अब एक डिजिटल बैंक की तरफ जा रहा था, यानी कि उसने अब लॉन्च की अपनी पेटीएम पेमेंट बैंक। अब नॉर्मली सारे बैंक ये देख रहे थे कि पेटीएम कैसे एक धीरे धीरे डिजिटल बैंक बनता जा रहा है, इसी के चलते अब वो सारे बैंकों की एक निगाहों पे चढ़ गया था, यानी कि अब सारे बैंक उसके पीछे पड़ गए कि ये इतनी फास्ट कैसे किसी को लोन दे रहा है बिना किसी केवाईसी के अपने यूजर्स को। का एक ही पॉइंट था कि वो अपने यूजर्स को बिल्कुल आसानी से कोई भी लोन इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकता था, यानी कि 2017 में उसने बैंक तो लॉन्च की जिसमें यूजर्स अपनी सेविंग को स्टोर कर सकते थे। अब यूजर्स ये भी सोचते थे कि अब दूसरे बैंक का क्यों ही फायदा ले, हम पेटीएम में क्यों ना स्टोर कर दे। इसी को चलते अब गवर्नमेंट ने भी इस पे निगाह टिकाया कि अब ये कैसे इतनी फास्ट किसी भी यूजर कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा रहा है बिना केवाईसी के, जिसका कोई डाटा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं पहुंच पाता था, ताकि उसको वो एनालिसिस कर सके कैसे वो किसी भी यूजर्स को लोन प्रोवाइड करा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट से एक चीज ये याद है, क्वास्टा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यानी अगर आपके पास स्टार्टअप आइडिया है और आपको फंडिंग की जरूरत है और आप अच्छे इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं, आप बहुत सारे इन्वेस्टर को कोल्ड में ईमेल तो करते हैं पर उनका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, ना ही किसी अच्छे मेंटर का रिस्पांस मिलता है, तो क्वास्टा पे आप अपनी एक फुल वीडियो पिच करके आप इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो और एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो क्वास्टा की ईमेल पे फर्स्ट पिच फॉर्म को फिल करें ताकि आप अपनी फंडिंग ले सकते हैं। क्वास्टा की ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप क्वास्टा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आते हैं अपने वीडियोस पे। साल 2020 और पेटीएम ने अब और भी ज्यादा सर्विस अपने यूजर्स एंड कस्टमर को प्रोवाइड कराना शुरू किया, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लोन्स एंड बहुत सारे ऐसी चीजें वो प्रोवाइड कराने लगा था, यानी कि होम लोन से लेके वो सारी चीजें अपने एक पेटीएम ऐप के थ्रू कर रहा था। तो इसी के साथ अब वो यूजर एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और एक और भी ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड करने के पीछे लग गया था। अब इसके चलते पेटीएम की जो ग्रोथ थी 2020 तक तो बहुत फास्टली हुई। 2021 में पेटीएम ने अपनी आईपीओ लॉन्च की, जो कि हिस्टोरिकल आईपीओ थी उस टाइम का, यानी 2021 में 19,330 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया। उसकी हिस्टोरिकल आईपीओ थी पूरे ऑल ओवर शेयर मार्केट में। अब ये तो थी उसकी सबसे बड़ी गलती कि उसने सबसे बड़ी आईपीओ लॉन्च की जबकि उसे पब्लिक फंड की जरूरत थी, यानी कि अब वो पब्लिक फंड से और भी बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता था। अब रिजर्व बैंक के दिमाग में तो पहले से रहा था कि वो बिना किसी केवाईसी वगैरह के वो अब लोन प्रोवाइड तो करा ही रहा था और उसके पीछे और भी सारे बैंक पड़ गए थे। जब उसने ये आईपीओ लॉन्च किया तो इसके पीछे और भी ज्यादा एनालिसिस होने लगी कि ये कैसे इतनी बड़ी आईपीओ लॉन्च कर दिया। आईपीओ लॉन्च के सिर्फ 5 महीने बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे ऑनबोर्ड कर दिया और सारे यूजर्स के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक स्टॉप कर दिया, यानी कि अब वो उस बैंक में कोई भी सेविंग नहीं कर सकते थे और जिन्होंने सेविंग किया था उसके टोटल पैसे अब पेटीएम रिकवर करने वाला था। प्रेजेंट टाइम में पेटीएम की जो ट्रेड है वो 500 से कुछ 530 के आसपास ट्रेड कर रही है, जबकि उसकी जो आईपीओ लॉन्च की ट्रेड थी उससे कम 75% तक की गिरावट देखने को मिली है पेटीएम में। तो आइए आप समझते हैं कि पेटीएम की क्या परेशानियां थी और क्यों कैसे इतनी बड़ी ग्रोथ से नीचे आना पड़ा और ये कैसे कंट्रोवर्सी फंस गया। सबसे पहली गलती थी उसकी बिना किसी केवाईसी, बिना किसी डाटा एनालिसिस के अपने यूजर और कस्टमर को लोन प्रोवाइड करा देना। पेटीएम ने 2017 में तो पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च की थी, कर दी, बट कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई उसको परमिशन नहीं थी, वो डिजिटली कोई बैंक चला सकता था। उसने डायरेक्ट अपने यूजर्स के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया, इसमें यूजर्स अब सेविंग कर सकते थे। पेटीएम ने 12 सालों में बहुत सारे ऐसे ग्रोथ की, बहुत सारे अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो किया, बट यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी कंपटीटर तब आए गूगल पे, फोन पे तब आए तो उसको और भी चैलेंजेस होने लगा और भी चैलेंजिंग प्रोवाइड हो गया जब गवर्नमेंट ने उसको पेटीएम पेमेंट बैंक पे स्टॉप कर दिया। आइए तब इसकी परेशानियों समझते हैं। सबसे पहला था कि इसका जो भी शेयर था वो अप डाउन होने लगे थे। बड़े इन्वेस्टर्स अलीबाबा ग्रुप ने ये देखा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने अब पेटीएम पेमेंट बैंक पे रोक लगा दिया और इस पे जांच जारी है, जिसके चलते उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को पीछे लिया और सारी शेयर्स बेचना चालू कर दिया। उसके तुरंत बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मर्क्यू ने उसकी टारगेट प्राइस घटा के 700 से 450 कर दिया, यानी कि जो भी ग्लोबल ब्रोकरेज इस चीज पे ट्रेड कर रहे थे वो 700 था, लेकिन उसको घटा के 450 कर दिया गया, जिसके चलते अब उसकी और ग्रोथ कम होती गई। मार्च 2022 तक पेटीएम के ऑल ओवर जो ग्रोथ थी वो ऑल टाइम के लिए एक लिमिटेड ग्रोथ रुक गई और जिसकी कैपिटलाइजेशन 1,03,000 करोड़ तक ही आके एक लिमिटेड रह गई। आप सोच रहे हो कि पेटीएम इतनी बड़ी कंपनी कैसे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई और इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी डाउन कैसे हो गई। इसकी सबसे बड़ी डिफॉल्ट क्या थी
कि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी और स्टेप बाय स्टेप इस चीज को आप समझते हैं। सबसे पहला था बड़े इन्वेस्टर का एग्जिट। जब उन्होंने देखा कि अब गवर्नमेंट इस पे स्टॉप लगा रही है तो अब उन्होंने अपना शेयर जो है बेचना चालू किया और अपने इन्वेस्टमेंट को अब बाहर देना चालू किया, यानी उससे एग्जिट लेना चालू कर दिया। दूसरा था बिजनेस का कैश गैसलिंग और बिग लॉसेज एंड हैवी लॉसेज। पेटीएम एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसमें हम बहुत सारे पैसे तो लगा सकते थे लेकिन हमें बहुत सारे नुकसान भी उससे हो सकते थे, जिसके चलते बड़े इन्वेस्टर ने तो एग्जिट ले लिया ही, अब छोटे इन्वेस्टर भी इसमें से एग्जिट लेने लगे थे। तीसरा था इसके कंपटीटर्स। जैसे जैसे ये कंट्रोवर्सी में फंसता गया, इसके कंपटीटर ने अपनी सर्विसेज को बढ़ाया और उसकी पूरी की पूरी मार्केट पे अपनी लीडरशिप बनाने लगे, जहां पे फोन पे, गूगल पे, भारत पे जैसे बहुत सारे ऐसे यूपीआई कंपनीज आई और पेटीएम को ध्वस्त करते चले गए। इसका बिजनेस मॉडल क्लियरिटी, मॉम मार्क्यू ने एक रिपोर्ट में ये बताया कि पेटीएम बिजनेस मॉडल का डायरेक्शन सही नहीं है और ये जो भी बूस्ट कर रहा है इसका बिल्कुल भी डायरेक्शन सही नहीं, जिस डायरेक्शन में ये अपनी ग्रोथ कर रहा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना अब सही नहीं है। तो ये तब बोला गया जब गवर्नमेंट ने पेटीएम पे रोक लगा दी। ये सब रीजन था कि पेटीएम इतनी बड़ी कंपनी तो बनती गई, लेकिन जैसे जैसे अपने बिजनेस को उन्होंने एक्सपेंड किया, जैसे जैसे उसने बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूव किया, वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। उन्होंने इतनी ज़्यादा सर्विसेज लॉन्च की अपने यूजर्स एंड कस्टमर के लिए और उस चीज़ को मैनेज न करने के कारण उनकी कंपनी पूरी कंट्रोवर्सी में फंसी और ध्वस्त हो गई। पेटीएम को गिराने में सिर्फ गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक का हाथ नहीं है, पर ये और भी सारे बैंक का हाथ है जिन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए आवाज उठाई। आपको लगता होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही हाथ है पेटीएम को बर्बाद करने में, तो नहीं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स का हाथ है जिनका, लेकिन आप जान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने पेटीएम के पीछे पड़ा और पेटीएम के बिजनेस मॉडल को पूरी ध्वस्त कर दिया। प्रेजेंट टाइम में पेटीएम ग्रोथ तो अपनी डे बाय डे ला रहा है, जिसके चलते यूजर एंगेजमेंट बढ़ रहा है। सो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी ओपिनियंस क्या हैं और जस्ट फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।